जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्र गौरव के PYQ के क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्र गौरव जो हमारा पेपर है, जो कोर्स कोड है हमारा दोस्तों, इसमें HND 100, ठीक है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये क्या होता है, कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ये BA, BSc, BCom ऑल UG स्टूडेंट जितने भी हैं सबके लिए कंपलसरी है राष्ट्र गौरव, और इसका एग्ज़ाम आपको देना ही होता है। तो हम इसके संबंध में इस वीडियो को लेकर आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इस वीडियो के माध्यम से हम 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्र गौरव एक मूल्यवान है। तो राष्ट्र गौरव एक मूल्यवान है तो वो किस रूप में है, ये बताना है आपको। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, विशेषता के रूप में। किस रूप में? विशेषता के रूप में हमारा राष्ट्र गौरव क्या है, एक मूल्यवान है। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है। तो राष्ट्र गौरव का क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्र गौरव का जो अभिप्राय है वो अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान ही क्या है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है। अगला जो क्वेश्चन है कि इंडिया नाम किसने दिया। तो जो इंडिया नाम है दोस्तों वो किसने दिया था, तो यूनानियों ने दिया था। किसने दिया था? यूनानियों ने इंडिया नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश के अभिमान नामक पुस्तक किसकी है। तो देश के अभिमान नामक पुस्तक जो है दोस्तों, ये आपको बताना है ये किसकी है। तो ये पुस्तक दोस्तों विशंभर शरण पाठक की है। किसकी है? विशंभर शरण पाठक की है, याद रखिएगा, देश के अभिमान। अगला जो क्वेश्चन है कि पौराणिक ग्रंथों में जम्बूद्वीप किसे देश का नाम है। तो पौराणिक ग्रंथों में, जो पुराणों के ग्रंथ हैं, उसमें जो जम्बूद्वीप का जिक्र हुआ है वो किस देश का नाम है, ये आपको बताना है। तो आप सबको पता होगा, जब रामायण भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें जब लौ और कुश ने राम कथा सुनाते हैं तो उसमें जम्बूद्वीप का जिक्र करते हैं। तो वो जो जम्बूद्वीप नाम है वो हमारे भारतवर्ष यानी भारत देश का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, भारत। यानी कि जम्बूद्वीप किस देश का नाम है, तो भारत का नाम है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वेमयम राजेंद्रम प्रियम भारत भारतम, महाभारत के किस पर्व में ये कहा गया है। तो यह जो वाक्य है वो महाभारत के किस पर्व में कहा गया है, ये आपको बताना है। तो हमारा दोस्तों वो भीष्म पर्व में कहा गया है। किस पर्व में कहा गया है, तो भीष्म पर्व में कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विश्व का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि जो विश्व का प्राचीनतम साहित्य है वो कौन सा है। तो वो है दोस्तों हमारा ऋग्वेद, ठीक है, जो कि हमारा सबसे पुराना और प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि धर्म, संस्कृति व राज्य किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्म, संस्कृति व राज्य किसकी रचना है। तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरुदत्त। कौन? गुरुदत्त की रचना है। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि किस पुराण में देवता भारत भूमि का गुणगान करते हुए यहाँ उत्पन्न होने की कामना करते हैं। तो किस पुराण में देवता भारत भूमि का गुणगान करते हुए यहाँ उत्पन्न होने का कामना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा दोस्तों, विष्णु पुराण। किस पुराण में? विष्णु पुराण में। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है 10वां नंबर कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। तो ये आप सबको पता है कि जो अशोक स्तंभ है दोस्तों वो सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि किस धातु के नाम से एक काल का नाम जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबको पता भी होगा कि किस धातु के नाम से एक काल का नाम जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा दोस्तों, तांबा। तांबे के नाम से दोस्तों हम जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें देखा गया कि एक ताम्र काल के नाम से नाम जाना जाता है। तो वो तांबे के यानी कि इस धातु के नाम से उस युग को जाना जाता है जिसे हम ताम्र युग कहते हैं। तो तांबा हमारा एक ऐसा धातु है जिसके नाम से क्या है, काल एक
काल का नाम जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि नौका निर्माण की कला विकसित हुई, तो जो नौका निर्माण की कला है वो कहाँ से विकसित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता की काल से। कब से? सिंधु सभ्यता की काल से ही नौका निर्माण की कला विकसित हुई थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए गए? तो सर्वप्रथम उपकरण जो बनाए गए तो वो किस धातु से बनाए गए, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, तांबा से, क्योंकि सबसे पहले तांबा ही मिला तो तांबे से ही हथियार बना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तांबे से। अगला जो क्वेश्चन है कि कृषि का प्राचीन साक्ष्य है, तो आपको बताना है कि जो कृषि का प्राचीन साक्ष्य मिला वो किस काल में मिला? तो उसका जो प्राचीन साक्ष्य मिला था दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 15 नंबर कि ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है ये आपको बताना है। तो जो कुल्या शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वो हमारा दोस्तों नहर के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? नहरों के लिए प्रयोग किया गया है। अगला जो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है कि जौ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो आपको बताना है कि जो जौ का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों? ऋग्वेद में जौ का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संदैव का अवागार किसे कहा गया है? आपको बताना है। तो संदैव का अवागार जो कहा गया है वो किसे कहा गया है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? संदैव का अवागार। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन देवता अहूर किस वैदिक देवता से मिलता है? तो प्राचीन देवता अहूर किस वैदिक देवता से मिलता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, इंद्र से। किससे मिलता है? इंद्र से मिलता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि संदैव सभ्यता का स्वरूप क्या था? जैसे जो संदैववासी थे वो किस रूप में रहते थे, आपको ये बताना है। तो जो संदैव सभ्यता का स्वरूप था वो नगरीय था। कैसा था? नगरीय था। आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन है वो किसने कराया था? तो आर.डी. बनर्जी ने किया रहा था। किसने कराया था? आर.डी. बनर्जी ने, जिनका पूरा नाम था हमारा राखलदास बनर्जी, यानी कि आर.डी. बनर्जी। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोथल कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो लोथल है वो कहाँ स्थित है। तो यह गुजरात में स्थित है। आप सबको पता होगा कि जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। एक यह बंदरगाह के रूप में जाना जाता है लोथल। ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि धौलावीरा स्थित है। तो धौलावीरा भी हमारा दोस्तों गुजरात में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो धौलावीरा और लोथल दोनों कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर की प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी यानी कि तांबे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी, आपको ये बताना है। तो जो ताम्र नर्तकी का मूर्ति मिला था वो कहाँ से मिला था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला था ताम्र नर्तकी का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि थोड़ा सा ये ब्लर है तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश के थ्रू चले जाएंगे। इसमें दिया है कि आर्य इज वर्ड विच लैंग्वेज, मतलब जो आर्य शब्द है दोस्तों, ठीक है, यहाँ जो आर्य शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, आपको ये बताना है। तो जो आर्य है वो किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तो जो आर्य शब्द है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम है। तो जो सर्वाधिक नदी का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में वो कौन सी नदी है, आपको ये बताना है।
तो जो ऋग्वेद में सर्वाधिक जिक्र किया गया है जिस नदी का, उस नदी का क्या नाम है आपको ये बताना है। तो वो हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। सरस्वती नदी का जिक्र ज़्यादा हुआ है। देखिए सरस्वती का जिक्र ज़्यादा हुआ है, गंगा का दूसरे नंबर पे है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र धर्म ग्रंथ में है, तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में है आपको ये बताना है, या धर्म ग्रंथ में है आपको ये बताना है। तो हमारा 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का। अगला जो क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि किस नदी के तट पर दशराज का युद्ध हुआ था। तो पौरुषणी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, पौरुषणी नदी के तट पर हुआ था। तो इसमें हमारा जो दशराज का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो पौरुषणी नदी पे हुआ था, जिसे हम इस समय रावी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से, तो रावी नदी के नाम से, जो हमारी क्या है, सिंधु की सहायक नदी है रावी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सीसा का सिक्का प्रथम किस वंश का है। तो जो सीसा का सिक्का प्रथम पहली बार चलाया था वो किस वंश का है, वो किस वंश ने पहली बार चलवाया था, सीसे का सिक्का चलवाया था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश के लोगों ने सीसे का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल का है। तो मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल का है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, गुप्त काल का। किस काल का दोस्तों, गुप्त काल का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो आपको बताना है कि जो सत्यमेव जयते शब्द है वो किससे लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता थे। तो रामायण के रचयिता कौन है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि जी रचयिता थे। और गलती से भी तुलसीदास को मत लगाइएगा, क्योंकि तुलसीदास ने तो रामायण का अनुवाद किया था उन्होंने अवधी भाषा में, जो हमारे वाल्मीकि जी ने उसको संस्कृत भाषा में रचा था। तो यानी रामायण के जो रचयिता थे वो वाल्मीकि जी ही थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, तो कहाँ प्राप्त हुआ था ये आपको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ कहाँ हुआ, तो गया में। कहाँ, गया में प्राप्त हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, न्याय शास्त्र के रचयिता थे। तो न्याय शास्त्र के रचयिता कौन थे आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा, गौतम। कौन थे, गौतम जी थे न्याय शास्त्र के रचयिता, यानी गौतम बुद्ध थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, रसखान का वास्तविक नाम था। तो आपको बताना है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था। तो सैयद इब्राहिम था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, सैयद इब्राहिम रसखान का वास्तविक नाम था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो वैदिक देवता नहीं है। तो आप सबको पता होगा कि इंद्र भी वैदिक देवता हैं, और अग्नि, विष्णु, ये तीनों लोग क्या हैं, वैदिक देवता हैं। जबकि जो हमारे गणेश यानी कि गणपति, ये हमारे वैदिक देवता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि महाभारत की द्रौपदी किस जनपद से संबंधित थी। तो जो द्रौपदी थी वो किस जनपद से संबंधित थी। तो वो पांचाल जनपद से। किस जनपद से, पांचाल जनपद से संबंधित थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि रविदास के गुरु का नाम था। तो जो रविदास के गुरु का नाम था वो क्या था दोस्तों, तो रामानंद। क्या था, रामानंद रविदास के गुरु का नाम था। और ये बहुत लोगों के गुरु थे, जैसे कबीरदास के भी यह गुरु थे रामानंद। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम था, आप सबको बताना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महाभारत का पुराना नाम था, यानी कि पहले का जो नाम था वो क्या था, तो जय संहिता। क्या था, जय संहिता उसका पुराना नाम था महाभारत का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि धम्पद
किस धर्म से संबंधित है? तो धम्मपद किस धर्म से संबंधित है आपको ये बताना है। तो जो धम्मपद है दोस्तों वो हमारा बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है कि अष्टांगिक किस धर्म में विवाहित है? तो अष्टांगिक किस धर्म में विवाहित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म में। किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लिंगराज मंदिर स्थित है, तो आपको बताना है कि जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उदंतपुरी स्थित है, तो उदंतपुरी कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो जो उदंतपुरी है दोस्तों वो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है उदंतपुरी। अगला हमारा जो 43 नंबर क्वेश्चन है कि मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस निर्माण शैली का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मीनाक्षी का प्रसिद्ध मंदिर है वो किस शैली का उदाहरण है आपको ये बताना है। तो 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रविड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा द्रविड़ शैली का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गणित के लेखक के रूप में कौन विख्यात हैं? तो जो गणित के लेखक के रूप में विख्यात हैं आप सबको पता होगा वो हैं हमारे आर्यभट्ट। कौन है दोस्तों? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि रेखा गणित का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो रेखा गणित का प्रारंभ दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो ग्रीस में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्रीस में हुआ था। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीयों की उपलब्धियां हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से जो निम्नलिखित में से ऑप्शन है इनमें जो भारतीयों की क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या, वो आपको बताना है। तो आप सबको पता होगा दशमलव, शून्य और अंक लिपि, ये तीनों क्या है? भारतीयों की उपलब्धियां हैं, भारत की उपलब्धियां हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मंगल पांडे का जन्म हुआ था। आप सबको पता होगा 1857 की क्रांति जिसमें मंगल पांडे का जिक्र किया गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मंगल पांडे का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। तो जो मंगल पांडे का जन्म हुआ था वो बलिया में हुआ था। बलिया हमारे यूपी में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जो बिहार के बॉर्डर पे पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी स्वराज किसकी रचना है? तो हिंद स्वराज जो है वो किसकी रचना है आपको ये बताना है। तो जो हमारा हिंद स्वराज है दोस्तों वो गांधी जी की रचना है। किसकी है? गांधी जी की हिंद स्वराज रचना है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना भाग हिंदू धर्म का है? तो विश्व की टोटल जितनी जनसंख्या है उसका कितना भाग हिंदुओं की जनसंख्या है आपको ये बताना है। तो 1/6 भाग कितना है? यानी कि विश्व में कितना भाग है? 1/6 भाग है, यानी कि 6 में 1 भाग हिंदुओं की है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अहिंसा परमो धर्म किस धर्म का शिक्षा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है आपको ये बताना है। तो हमारा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म का। यह तो जो अहिंसा परमो धर्म है दोस्तों वो किस धर्म का शिक्षा है? तो जैन धर्म का। ठीक है, यानी कि अहिंसा परम यानी कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरण का स्वरूप होता है, तो जो पर्यावरण का स्वरूप होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। तो जो पर्यावरण का स्वरूप होता है वो जैविक और अजैविक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, तो आपको बताना है कि निम्न में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। तो वो हो जाएगा बस्तियाँ। क्या है दोस्तों? बस्तियाँ भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, जबकि आप देख पा रहे होंगे भूमि के रूप में, मिट्टियों के रूप में, खनिज के रूप में, ये सब क्या है? उसके तत्व हैं, जबकि बस्तियाँ नहीं हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ग्रीफथ लेटर। कौन है? ग्रीफथ
लेटर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो हमारा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जैविक संसाधन है। तो वो है दोस्तों हमारा हरे पौधे। क्या है दोस्तों? हरे पौधे जो हैं हमारे वो जैविक संसाधन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र है वो कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो जो कोरबा कोयला क्षेत्र है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडलीय प्रदूषण निम्न द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए, वायुमंडलीय प्रदूषण निम्न द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है आपको ये बताना है। तो हमारा इसमें हो जाएगा CO यानी कि कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, न कि हमारा CO2। ठीक है, तो इसमें आप CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये ध्यान से आप देख के ही टिक कीजिएगा। और तीसरा हमारा जो दिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसे हम CO2 कहते हैं। ठीक है, तो यानी CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला जो क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जो मृदा प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है आपको ये बताना है। तो जब आप ऑप्शन को ही पढ़ेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है तो वो है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का हम अधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं इस समय। तो ये हमारा क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्लास्टिक। अगला है दोस्तों कि सती प्रथा बंद कराया था। तो जो सती प्रथा बंद कराया था, तो सती प्रथा हमारा जो बंद कराया था वो राजा राम मोहन राय ने बंद कराया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ये एक बहुत प्रचंड विद्वान थे जिन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, तो सती प्रथा का जो बंद कराया था वो राजा राम मोहन राय ने। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक दोहन होता है। तो जो प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक दोहन होता है वो कहाँ होता है? तो वो चीन में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चीन में सर्वाधिक दोहन होता है प्राकृतिक संसाधनों का। अगला जो क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है वो क्या है आपको बताना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, हरित गृह प्रभाव, पर्यावरणीय प्रदूषण, ये सभी क्या हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरणीय प्रकोप के कारण हो सकते हैं। तो जो पर्यावरणीय प्रकोप के कारण हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं आपको ये बताना है। जैसे प्राकृतिक, जैविक, मानवकृत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव आज विश्व समुदाय के सामने एक किस रूप में है। तो जो ग्रीन हाउस आज विश्व समुदाय में किस रूप में देखा जा रहा है तो वह संकट के रूप में, यानी कि संकट है। क्या है? एक संकट हो गया है हमारा ग्रीन हाउस का जो प्रभाव हो रहा है। ठीक है, 63 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में दोस्तों कि वनों के विनाश से वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। तो वनों के विनाश से वायुमंडल में क्या बढ़ती जा रही है आपको ये बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वायुमंडल में बढ़ती जा रही है वनों के विनाश से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो वन होते हैं यानी कि पेड़ पौधे ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। अब जब वही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट। अगला जो क्वेश्चन है कि जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी होती है तो आपको बताना है इसमें से। तो जल संरक्षण में दोस्तों हमारा तालाबों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? तालाबों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूमिका सबकी होती है, कुओं की होती है, नदियों की भी हो सकती है, लेकिन जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो हमारा तालाबों की होगी।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है। तो वर्षा जल का जो संरक्षण किया जाता है तो वो किस रूप में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो जो वर्षा जल का संरक्षण है दोस्तों, हम भूमि के जल के रूप में, ठीक है, और टंकी में, नदी में, तो ये इसमें ये कह रहा है कि वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। घर के आसपास, क्या होगा दोस्तों, घर के आसपास किया जाता है वर्षा जल का संरक्षण। अगला जो क्वेश्चन है कि नगरीय क्षेत्र में अभाव है। तो जो नगरीय क्षेत्र में अभाव है वो क्या है, आपको ये बताना है। तो नगरीय क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं ना, शहर के जो लोग हैं वहाँ पे किस चीज़ का अभाव है। तो शहर में तो सड़कें तो है ही, जानवरों का भी मतलब जानवर भी मिलेंगे आपको, वर्षा भी होती है, लेकिन एक चीज़ शहरों में दिक्कत होती है वो है खुले भागों का, क्योंकि आपको कहीं खुला क्षेत्र नहीं दिखाई देगा जैसे हमें गांव में देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का अभाव है, यानी कि खुले भागों का। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रदूषण प्रभावित करता है। तो प्रदूषण प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो 68 का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी को। किसको, उपर्युक्त सभी को प्रभावित करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि वायु है। तो वायु क्या है दोस्तों, वो एक मिश्रण है। क्या है दोस्तों, वायु हमारा एक क्या है, मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कई गैसों का मिश्रण है हमारा वायु, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस वायुओं में अस्थायी रूप से रहती है। तो किस वायु में अस्थायी रूप से रहती है, आपको ये बताना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टुंड्रा में क्या रहती है, इसमें बर्फ़ रहती है, ठीक है। जो टुंड्रा हमारा प्रदेश है वहाँ पे अस्थायी रूप से बर्फ़ रहती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बायोम वृक्ष विहीन होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा बायोम वृक्ष विहीन होता है। तो वो हो जाएगा हमारा टुंड्रा। क्या हो जाएगा, टुंड्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जीवमंडल की संरचनात्मक व इकाई है, ठीक है। तो जीव संरक्षण की जो संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, आपको ये बताना है। तो 73 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 74, वायु प्रदूषण का रंग पर प्रभाव होता है। तो वायु प्रदूषण का रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वायु प्रदूषण का रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के सभी जीवधारी बनाते हैं। तो पृथ्वी के सभी जीवधारी क्या बनाते हैं, आपको ये बताना है कि जो पृथ्वी के सभी जीवधारी हैं वो क्या बनाते हैं। तो ये एक जीवमंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जीवमंडल बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो किस में होता है, तो हमारा 76 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक दिशा में। किस दिशा में प्रवाह होता है, तो एक दिशा में प्रवाह होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो जो उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं वो क्या आता है दोस्तों, तो उपभोक्ता के अंदर शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों वो क्या है, आपको ये बताना है। तो इनमें से वन परितंत्र, ये भी मानव द्वारा नहीं है, और फसल परितंत्र ये भी हमारा नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किससे बनता है, आपको ये बताना है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों
वो पौधों से, जंतु से, भौतिक पर्यावरण से, इन तीनों से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है वो क्या है आपको बताना है। तो ह्यूमस क्या है दोस्तों, ह्यूमस जो होता है वो अजैविक घटक होता है पारिस्थितिकी तंत्र का। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आकाश को व्यवस्थित न करो, यानी कि आकाश को व्यस्त न करो तथा वातावरण को प्रदूषित मत करो व्यक्त करता है। तो ये जो पंक्ति है ये किस में लिखी गई है कि आकाश को व्यवस्थित न करो तथा वातावरण को प्रदूषित न करो, तो यह बात किस में कही गई है आपको ये बताना है। तो ये जो दोस्तों बात कहा गया है वो अर्थशास्त्र यानी हमको लग रहा है कि इसमें ये जो बात, तो इसमें अर्थशास्त्र ना होकर दोस्तों अथर्ववेद में इसका जिक्र किया गया है कि आकाश को व्यवस्थित न करो तथा वातावरण को प्रदूषित मत करो, अथर्ववेद में कहा गया है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण रोकने हेतु ऋषियों ने निम्न स्पष्ट कहा, तो किसमें कहा, तो ये भी हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अथर्ववेद में। किसमें, अथर्ववेद में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मानवाधिकार की मूल अवधारणा का आधार है। तो जो मानवाधिकार की मूल अवधारणा का आधार है वो क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, मानव खुद ही क्या है, मूल अवधारणा है मानव अधिकार की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों मानव अधिकार में अंतर्निहित नहीं है। तो जो मानव अधिकार में अंतर्निहित नहीं है वो क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, संस्कार। क्या है, संस्कार मानव अधिकार में अंतर्निहित नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानवाधिकार को कहा जाता है, जो मानवाधिकार को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे हम मूल अधिकार भी कहते हैं। मानवाधिकार को क्या कहते हैं, मूल अधिकार भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर, मानव अधिकार का संबंध किससे है। तो जो मानव अधिकार का संबंध है दोस्तों वो किससे है, तो हमारा मानव अधिकार का संबंध जन्म से है। कब से है, जन्म से ही मानव अधिकार का संबंध है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव अधिकार का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण समग्र विकास है। तो मानव अधिकार का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण समग्र विकास है, ये आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो 89 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि सत्य है। क्योंकि मानव अधिकार का सर्वांगीण विकास हो या समग्र सभी चीज़ विकास हो, ये हमारा क्या है, सत्य है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे अधिक लवणीय सागर है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सबसे लवणी मतलब नमकीन यानी कि नमक युक्त सागर है। तो ऑप्शन नंबर 90 का हमारा हो जाएगा डी, मृत सागर। कौन सागर दोस्तों, मृत सागर। ठीक है। तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है जो कि सबसे अधिक लवणीय सागर है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1993 में, 1993। ठीक है, यानी कि 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है दोस्तों वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। आपको बताना है कि जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। तो वो हमारी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1688 में हुई थी। कब हुई थी, 1688 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। तो जो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है वो क्या है दोस्तों, तो वो है खनिज तेल। क्या है, खनिज तेल हमारा इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ठीक है।
अगला हमारा जो 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2002 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, 2002 में, याद रखिएगा। अगला हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो पनामा नहर निर्माण किस वर्ष किया गया था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, 1915 में। कब, 1915 में। अगला जो क्वेश्चन है, तो किम्बरले का संबंध है, आपको बताना है जो किम्बरले है वो संबंध उसका किससे है, तो वह है हीरा से। हीरा से किम्बरले का संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों कि 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि गोदान के रचयिता हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो गोदान के रचयिता है दोस्तों वो हमारे प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान, गबन, ये सब इन्हीं के रचना है। तो प्रेमचंद्र गोदान के रचयिता हैं। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि 9 ग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो जो 9 ग्राम तेल क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, तो वो है गुजरात में। कहाँ दोस्तों, गुजरात में। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PY जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और हम और भी क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को वीडियो के माध्यम से ला देंगे। और हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे और सब आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी त्रुटि होगी तो माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।